हेलो स्टूडेंट्स, हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार वर्ब को रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उस वीडियो में नीचे कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिनमें स्टूडेंट्स को भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स हैं। तो उन डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं और एक बार उसको वर्ब को हम रिवाइज कर लेते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स आप ध्यान से समझेंगे, क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखेंगे, वर्ब की बात की हमने। ठीक है, वर्ब जो है, वर्ब को डिवाइड किया गया है। वर्ब क्या हो सकती है? ट्रांजिटिव, यानी ऐसी वर्ब जिसके बाद में, या ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, या ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी जब कोई सेंटेंस है और उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। क्लियर? फिर है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। यानी कि जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब से सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर? आपने बचपन से ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, ये आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि अगर मैम इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बन सकता है? बिल्कुल स्टूडेंट, सेंटेंस क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वर्ब के बाद जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, द बेबी स्लीप्स, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं वर्ड, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस बन रहा है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम वर्ब के बाद कुछ आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट तभी होता है जब सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका इफेक्ट उस पे जाता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था, द बॉय किक्स द फुटबॉल, है ना? तो बॉय जो एक्शन कर रहा है, उस एक्शन का इफेक्ट, जो बॉय एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है? किक करने का जो एक्शन बॉय कर रहा है, उसका इफेक्ट फुटबॉल पे जा रहा है, इसलिए फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और किक कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अगर बॉय जो एक्शन करेगा उसका इफेक्ट किसी पर भी नहीं जाए तो वो क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, ध्यान से समझेंगे। हमने लिया, ही रन्स अ फैक्ट्री। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखो, ही रन्स अ फैक्ट्री, ही जो है वो फैक्ट्री रन करता है, इसका मतलब क्या है? ही इज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री चलाता है। ही इज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री का मालिक है। तो यानी कि ही जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है रन करने का, और वो इफेक्ट किस पे जा रहा है? फैक्ट्री पे। तो फैक्ट्री क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और रन कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? क्योंकि यहाँ ही जो एक्शन कर रहा है उसका इफेक्ट फैक्ट्री पे जा रहा है और फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है, तो ही रन ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, इसी वर्ब को काम में लेते हुए हमने सेंटेंस बनाया, ही रन्स टू द फैक्ट्री, ही रन्स टू द फैक्ट्री, ही रन्स टू द फैक्ट्री। इस सेंटेंस का मतलब है कि ही एक पर्सन है, यहाँ पर फैक्ट्री है। ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, ही उस फैक्ट्री की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, ही दौड़ रहा है उस फैक्ट्री की तरफ। क्या ही के दौड़ने से उस फैक्ट्री पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या फैक्ट्री उस एक्शन को रिसीव करेगी? नहीं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया हमें? ही सब्जेक्ट है, रन्स क्या हो गई? वर्ब। कैसी वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर रन करने के एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो यहाँ ये जो पार्ट बच गया है, ये पार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट, ये पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री।
यानी कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तब जो सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर कोई पार्ट बचता है, वो कोई भी पार्ट हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज हो सकता है, जिरंड हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो बच गया है वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन पार्ट मस्ट है। इसके बाद में अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और नहीं बचता है तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंट्रांजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब हमने जैसे पहली वीडियो में भी पढ़ा था, कुछ वर्ब्स दोनों होती है, दोनों हो सकती है। किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव होगी, किसी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव होगी। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल किया, ही रन्स अ फैक्ट्री, तो रन दोनों में रन वर्ब थी, लेकिन रन्स अ फैक्ट्री में ट्रांजिटिव थी, रन्स टू द फैक्ट्री में इंट्रांजिटिव थी। ठीक है, तो यहां एक चीज और समझनी है कि वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो पर्टिकुलर टिपिकली ट्रांजिटिव होगी, कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो इंट्रांजिटिव होगी। बस मैं अगर आऊंगी वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में तो मुझे इंट्रांजिटिवली ही यूज किया जाएगा। कुछ वर्ब बोलेंगे कि नहीं, मैं तो किसी सेंटेंस में आऊंगी तो मुझे ट्रांजिटिवली ही यूज किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी वर्ब्स ऐसा बोलती हैं कि मैं किसी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती हूँ और इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल किया था, वी ईट फ्रूट, है ना, हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। वी ईट अ मैंगो, वी ईट एन ऑरेंज, वी ईट फ्रूट। ठीक है, वी ईट वेजिटेबल्स, तो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं। यानी कि वी जो एक्शन कर रहा है, खाने का जो एक्शन वी कर रहा है, उस एक्शन का इफेक्ट किस पे जा रहा है? फ्रूट पे जा रहा है। तो फ्रूट क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट हुआ, और ईट कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर इस सेंटेंस में मैं फ्रूट नहीं लेती, मैं सिर्फ लेती वी ईट, हम खाते हैं, तो भी सही था। लेकिन उस केस में वी ईट कैसी वर्ब होती? इंट्रांजिटिव वर्ब। एक केस जब आगे कुछ है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है, तो वर्ब क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। जैसे द बेबी स्लीप्स, ही स्नोर्स, स्नोर्स का मतलब खराटे लेना, तो उस केस में स्नोर, स्लीप कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। अब इसी सेंटेंस को हमने एक और तरीके से लिखा, वी ईट फॉर आवर हेल्थ। दूसरा सेंटेंस है, हम अपनी हेल्थ के लिए खाते हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए खाते हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है हम क्या खाते हैं। ठीक है, यानी हम क्या खाते हैं वो कुछ पता नहीं है यहाँ पर। तो वी जो ईट कर रहा है, उसका एक्शन को रिसीव करने वाला किस पे हो रहा है? वो एक्शन, वो यहाँ पर गिवन नहीं है, नहीं है ना। इसलिए इस केस में ईट कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है स्टूडेंट्स? इंट्रांजिटिव वर्ब। वी हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, और फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेल्थ ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। क्लियर? तो कुछ वर्ब्स, ज्यादातर वर्ब्स जो है वो दोनों तरीके से बिहेव करती है, ट्रांजिटिव की तरह भी बिहेव करती है और इंट्रांजिटिव की तरह भी बिहेव करती है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ठीक है, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। आई होप यहाँ तक आपको आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे देखो, फिर था हमने ट्रांजिटिव को दो तरीके से डिवाइड किया था, एक है मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा था डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ये ट्रांजिटिव का ही पार्ट है, ट्रांजिटिव है इट मींस ऑब्जेक्ट जरूरी है पहली चीज। मोनो ट्रांजिटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट,
जैसे अभी था द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो वहां एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो वो वर्ब क्या हो गई, मोनोट्रांजिटिव। तो हम ट्रांजिटिव बोले मोनोट्रांजिटिव बोले एक ही बात है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, उस केस में वो वर्ब क्या हो जाती है, डाई ट्रांजिटिव। डाई माने दो और ट्रांजिटिव तो है ही, तो दो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो गई, डाई ट्रांजिटिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। इसको अभी हम ऑब्जेक्ट में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ही गेव, तो ही गेव उसने किसको दिया, हु, किसको दिया, मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया कौन सा, इनडायरेक्ट। ही गेव मी व्हाट, क्या दिया उसने, अ बुक, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इस डायरेक्ट ट्रांजिटिव का केस होता है, उस केस में हम सब्जेक्ट और वर्ब से दो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है व्हाट और दूसरा क्या है, whom। तो व्हाट का रिप्लाई देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और whom का रिप्लाई देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हमें वर्ब का समझना है। तो यहाँ ये गेव, जिसके पास में ये जो गेव वर्ब है, इस गेव वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मी और अ बुक, दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये गेव कैसी वर्ब हो गई स्टूडेंट्स, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, ठीक है। अब आप जो है पहले जो वीडियो, इससे पहले जो वीडियो थी वो की, उसको फिर से देखेंगे, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से जुड़े हो, नियॉन पे आपने फेथ किया है, तो आपको क्वालिटी मिलेगी और आपके हर डाउट्स को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। जितना जितना आप पढ़ोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उससे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं और हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको फेथ रखना है, पेशेंस रखना है, जो करवा रहे हैं उसको करते चलना है, दैट्स इट। हाँ, एक डाउट और था एक लड़की का, एक स्टूडेंट था, उसका भी, लड़के का भी था, कल लाइव में भी उसने मुझे बोला था, ये था कि मैम एक्टिव वर्ब क्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्टिव वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होंगी, नहीं, स्टूडेंट समझेंगे, जो ये ट्रांजिटिव, ये वर्ब का मैंने पूरा पार्ट करवाया, ये अलग पार्ट है, और जो आपको मैंने करवाया था, यहाँ देखेंगे आप कि हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब, तीन तरीके से हमने डिवाइड किया था वर्ब को, हेल्पिंग, एक्टिव और पैसिव। हेल्पिंग की बात करें तो हेल्पिंग तो वो है जिसमें मेन वर्ब नहीं होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज हैव बीन, हैड बीन, इस तरह की जो वर्ब्स होती है, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है, जो एक स्टेट बताती है, ठीक है। जब कोई सेंटेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनता है, यानी जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब अलोन होता है, ठीक है, वो बात हो रही है, तो वो एक अवस्था बताता है, क्लियर, उसमें तो वर्ब ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का रोल ही खत्म हो गया। फिर बात होती है एक्टिव। एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, ठीक है। और पैसिव में सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन जो हो रहा है उसको क्लियर करती हूं मैं, अभी देखेंगे, ठीक है। एक्टिव वर्ब, एक्टिव वर्ब मतलब, एक्टिव वर्ब जो होती है उसका मतलब है कि सब्जेक्ट डूअर होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डूअर, एक्शन को करने वाला होना चाहिए। एक्शन को करने वाला है, उस केस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे वी ईट फ्रूट, तो भी वी एक्शन कर रहा था, और वी ईट फॉर आवर हेल्थ, तो भी वी ही एक्शन कर रहा है, ठीक है। दोनों एक्टिव सेंटेंस है, वी ईट फ्रूट भी एक्टिव है, वी ईट फॉर आवर हेल्थ ये भी एक्टिव है, ही रन्स अ फैक्ट्री ये भी एक्टिव है, और ही रन्स टू द फैक्ट्री ये भी एक्टिव है। लेकिन इन दोनों में वर्ब जो है, एक में ऑब्जेक्ट है, दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये चीज आप क्लियर करेंगे यहाँ कि एक्टिव वर्ब जो है वो दोनों हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव, है ना। एक्टिव वर्ब दोनों हो सकती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी, ठीक है।
और अगर वर्ब एक्टिव है और ट्रांजिटिव है तो उस केस में हम उसका पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो हम उस केस में उसका पैसिव जनरली नहीं बना सकते। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ईट अ मैंगो, वी ईट अ मैंगो, तो इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हुआ, वी ईट अ मैंगो इज ईटन बाय अस, है ना। तो वी सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाया तो अ मैंगो इज ईटन बाय अस। लेकिन सिर्फ अगर वी ईट होता या वी ईट फॉर आवर हेल्थ है तो हम इसका पैसिव नहीं बना सकते। क्लियर है? तो एक्टिव दोनों हो सकती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। और ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा, इंट्रांजिटिव में जनरली पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन इसके भी कुछ एक दो एक्सेप्शन है जो हम वॉइस में पढ़ेंगे। यहाँ हम जनरल पढ़ रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ आपको समझ में आया कि एक्टिव है तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? गॉट माय पॉइंट? अब हम चलते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, एक्शन कौन करती है, वो। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो, उस एक्शन को रिसीव करने वाला जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उस एक्शन को जो रिसीव करता है, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उस एक्शन का प्रभाव, उसका इफेक्ट जिस पे जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है। ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब एग्जाम्पल से देखेंगे। I wrote a letter, I wrote him a letter, I wrote him a letter, मैंने उसको एक लेटर लिखा। इस सेंटेंस में I सेंटेंस का सब्जेक्ट है, wrote सेंटेंस की क्या है, वर्ब है। इस सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डायट्रांजिटिव। क्लियर? अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन है वो दो ऑब्जेक्ट, इसका पता करने के लिए हम सब्जेक्ट और वर्ब से दो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है व्हाट और दूसरा क्वेश्चन है हु। एक क्वेश्चन है व्हाट और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु। अगर हम बोलते हैं आई रोट व्हाट, मैंने क्या लिखा, तो क्या आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा एक लेटर। तो जो व्हाट का रिप्लाई करते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रोट व्हाट, मैंने क्या लिखा, अ लेटर। और हुम किसको लिखा, हिम को लिखा। तो हुम का रिप्लाई करने वाले क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जब किसी सेंटेंस में हम सेंटेंस और सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मांगते हैं तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का रिप्लाई मांगते हैं तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आई रोट हिम अ लेटर, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ लेटर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ही तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं और दो ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, he asked me a question। he क्या है, सब्जेक्ट, ask अभी तक वर्ब बोलेंगे हम इसको, he asked, ठीक है।
उस ही ने पूछा, ही ने क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, तो व्हाट का रिप्लाई कहाँ किसने किया, व्हाट का रिप्लाई किया क्वेश्चन ने, तो अ क्वेश्चन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ही आस्क्ड क्वेश्चन किससे, whom का रिप्लाई किसने किया, मी ने, तो क्या हो गया, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ऐसे केस में जो वर्ब होती है वो क्या कहलाती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया। ऐसी वर्ब जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो वर्ब है उसके पास दो ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब क्या हो जाती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे एक ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 को आया हुआ है, प्री में आया हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, I took my mother some grapes when she was in hospital, ठीक है। ए है I took some grapes for my mother, B नो इम्प्रूवमेंट, बी ही उस टाइम नो इम्प्रूवमेंट में आया था उस टाइम पे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये सिली मिस्टेक करते हैं, डी को हम जनरली नो इम्प्रूवमेंट में कंसीडर करते हैं, तो उस साल नो इम्प्रूवमेंट बी में दिए गए थे। सी आई टुक फॉर माई मदर सम ग्रेप्स, डी आई ब्रोट माई मदर सम ग्रेप्स। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप और अपनी कॉपी में जो भी आपका आंसर है उसको लिख लेंगे, जो भी ABCD में जो भी आपका आंसर है उसको नोट कर लेंगे। फिर मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो चेक करेंगे सही था या गलत था। क्लियर है, सभी लिखेंगे जरूर, आगे चलते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन whom ब्रैकेट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और what ब्रैकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द इफेक्ट ऑफ द वर्ब कम्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। If we ask whom or what to the verb and we get the answer from the sentence, it is the object of the verb. ये हमने डिस्कस किया है, सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट और whom पूछेंगे, व्हाट का रिप्लाई करेगा वो डायरेक्ट और whom का रिप्लाई करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमने देख लिया। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, माय फ्रेंड टोल्ड मी, मी क्या हो गया, माय फ्रेंड टोल्ड, किसको बोला, मैं मेरे फ्रेंड ने मुझे, ठीक है, तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय फ्रेंड टोल्ड मी व्हाट, कि मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या बोला, झूठ बोला, तो अलाई क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही गेव मी अ बुक, ही गेव, उसने किसको दी, मुझे, तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या दिया उसने, अ बुक दिया, तो बुक क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इन सेंटेंसेस को अगर हम चाहें क्या ऐसा स्ट्रक्चर देखो, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन to me, he asked a question to me, है ना। इस केस में हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो अ क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पीछे ले गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आ गए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाने पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर प्रेपोजिशन टू यूज किया, हमने बोला ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ये वाला सेंटेंस आपको ज्यादा फैमिलियर साउंड कर रहा होगा, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी, क्योंकि जो हम लोग जो हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करके सीखते हैं तो ये ज्यादा फैमिलियर लगता है, और ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ये थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करता है, राइट।
लेकिन दोनों सही है। कंडीशन ये है कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे भेजेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 या 4 कोई ना कोई प्रपोजिशन यूज करना पड़ेगा, 2 या 4 अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में 2 आएगा या 4 आएगा। देखो आगे देखो, दूसरा, माई फ्रेंड टोल्ड मी अ लाई, है ना, इसको हम लिखेंगे कैसे, माई फ्रेंड टोल्ड अ लाई टू मी। ठीक है, माई फ्रेंड टोल्ड अ लाई टू मी, तो अ लाई हो गया क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमने यहाँ क्या यूज किया है, टू। इस सेंटेंस में यूज करने की जरूरत नहीं है जब हम इनडायरेक्ट को पहले लेंगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी अ लाई, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली लगता है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट में मेरे फ्रेंड ने मुझे माई फ्रेंड टोल्ड अ लाई, मेरे फ्रेंड ने मुझे झूठ बोला, माई फ्रेंड टोल्ड अ लाई टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे झूठ बोला। ठीक है, नेक्स्ट 4 का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई bought my son a scooter, I bought my son a scooter। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है I bought a scooter for my son, I bought my son a scooter, my son हो गया क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और स्कूटर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बोट अ स्कूटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये माई सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और 4 हम यूज करेंगे जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे भेजेंगे। क्लियर। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये सेकंड वाला ज्यादा सही साउंड कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आप जो ट्रांसलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड सही लग रहा होगा, लेकिन दोनों सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली। ये जिनके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं वो जो है उनको सेकंड वाला सही लगता है, फर्स्ट वाला रॉन्ग लगता है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है। कंडीशन ये है कि यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट को पहले लिया है तो यहाँ क्या यूज करना है हमें, 2 या 4। अब इस सेंटेंस में 4 यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, तो हम 4 यूज कर रहे हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ आपको। और समझ लेते हैं इसको, देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डाई ट्रांजिटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या है, वर्ब डाई ट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, मैरी और अ रिंग। जैसे अगर आई गेव, आई ने दिया, क्या दिया, अ रिंग दी, तो रिंग क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, मैरी को, तो मैरी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बोट मी अ न्यू कोट, आई बोट मी अ न्यू कोट, सॉरी यहाँ गलत है, ही बोट मी, यहाँ ही लिखेंगे सब्जेक्ट को, ही बोट मी अ न्यू कोट, ही ने, बोट बाय की सेकंड फॉर्म हो गई, ही ने खरीदा मेरे लिए एक न्यू कोट। ठीक है, क्या खरीदा, अ न्यू कोट, और किसके लिए, मी के लिए, तो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ न्यू कोट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें देखो, ही बोट अ न्यू कोट फॉर मी, आपको ये सेंटेंस ज्यादा सही लग रहा है ना, लेकिन दोनों सेंटेंस है, ही बोट अ न्यू कोट फॉर मी, हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, 4 यूज कर। नेक्स्ट, शी सेंट हिम अ टेलीग्राम, तो हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी सेंट व्हाट, क्या भेजा, टेलीग्राम, टेलीग्राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको भेजा, हिम को, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। वही सेम चीज यहाँ टेलीग्राम को पहले लिया तो क्या यूज किया हमने, 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के केस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो जो व्हाट का रिप्लाई करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो होम का रिप्लाई करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट डायट्रांजिटिव के केस में सब्जेक्ट प्लस डायट्रांजिटिव वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और देन क्या आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना चाहते हो तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले 2 या 4 प्रेपोजिशन यूज करना होगा। दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तो 2 या 4 यूज किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा कॉपी में। अगर आपका आंसर, इसमें राइट आंसर मैं बता देती हूँ, राइट आंसर इज डी, ठीक है। अगर आपका आंसर डी है और अभी जो मैं लॉजिक डिस्कस करने वाली हूँ वही लॉजिक आपने यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। अगर आपका आंसर डी के अलावा कुछ और है तो आपको इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्लियर? अब देखेंगे कैसे। I took my mother some grapes when she was in hospital. मेरी मदर जब हॉस्पिटल में थी तब मैं अपनी मदर्स के लिए ग्रेप्स लेकर गया, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे, और अभी भी मुझे लग रहा है उस टाइम पे भी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ए आंसर किया था। वही रीजन, जो रीजन अभी हम पीछे हमने किया कि ये वाला जो सेकंड वाला होता है, आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माय मदर, ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ है कि मैं अपनी मदर के लिए कुछ ग्रेप्स लेकर गया, इसलिए ये थोड़ा फैमिलियर सा साउंड करता है, और ऊपर वाला सेंटेंस है वो थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करता है। लेकिन अभी अभी जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस सेम है या नहीं। आई टुक, आई सब्जेक्ट, टुक है वर्ब, माय मदर क्या है, माय मदर क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सम ग्रेप्स क्या है स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है या नहीं, है ना। और अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले रहे हैं, आई टुक सम ग्रेप्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर माय मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं फॉर, यही कंडीशन थी, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस सही है और दोनों सेंटेंस इक्वली करेक्ट है। तो आप ए को कैसे चूज कर सकते हो किसी सेंटेंस पे, जब दोनों सही है तो नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो आंसर है, वो इन पे बेस नहीं है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया ये तो आपको सिर्फ बहलाया गया है कि फैमिलियर साउंड करके ए आप राइट कर देते हो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में टेक और ब्रिंग में छुपा हुआ है। टुक सेकंड फॉर्म है, ब्रोड भी सेकंड फॉर्म है। यहाँ कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स किसका, ब्रिंग और टेक का, ठीक है। कैसे है, कैसे यहाँ पर ब्रोट आएगा और कैसे कौन से सिचुएशन में टुक आएगा या टेक आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लोज टेस्ट में बहुत फायदा देगा। देखो समझेंगे कैसे। जब ये आंसर हो गया, ब्रिंग का यूज हम तब करते हैं जब मूवमेंट जो है वो किसी पर्सन, ध्यान से समझेंगे, जब मूवमेंट जो है वो किसी पर्सन या कोई थिंग, पर्सन या थिंग की डायरेक्शन में, की तरफ जब मूवमेंट होता है, जब क्या होता है मूवमेंट होता है, ठीक है। आप जो मूवमेंट किसकी तरफ कर रहे हो, किसी पर्सन या थिंग के पास जा रहे हो, ठीक है, तब क्या यूज होगा ब्रिंग। क्लियर? और जब मूवमेंट उस पर्सन या थिंग से दूर होता है, क्या होता है दूर होता है, तब क्या यूज करेंगे टेक। क्लियर है? जब मूवमेंट पर्सन या थिंग की तरफ होगा तब आएगा ब्रिंग, और जब मूवमेंट पर्सन या थिंग से दूर होगा तब क्या आएगा टेक। ये तो इसकी तरफ आ रहा है और ये इससे दूर जा रहा है, इसको समझेंगे। जैसे देखो यहां पर एग्जाम्पल लेंगे, ये देखो
ब्रिंग और टेक, ब्रिंग में एग्जाम्पल है ब्रिंग योर कार विद यू व्हेन यू कम ओवर, जब तुम आओ तब अपनी कार अपने साथ लेकर आना, यानी कि मूवमेंट क्या हो रहा है, उसकी तरफ हो रहा है। समझ में आया। दूसरा, टेक योर बिलोंगिंग्स विद यू व्हेन यू आर लिविंग, जब तुम जाओ तब अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी जो चीजें हैं बिलोंग, जो हमसे बिलोंग करती है, ठीक है, उन चीजों को अपने साथ लेकर जाना, मतलब लेकर जाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकर आने की बात हो रही है। तो जब मूवमेंट किसी पर्सन या थिंग की तरफ होगा तो क्या आएगा, ब्रिंग, और जब उससे दूर होगा तब क्या आएगा, टेक। ठीक है, ये देखो ब्रिंग का यूज ये बताता है कि मूवमेंट किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर है, और टेक का यूज ये बताता है कि मूवमेंट किसी व्यक्ति या वस्तु से दूर है। क्लियर, और समझेंगे इसको, हम क्वेश्चन पे भी आएंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इफ यू वांट सम कॉफी, अगर आप कॉफी पीना चाहते हो, आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग अ कप टू यू, मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुश होऊंगा, मैं आपके लिए एक कप कॉफी लाकर देता हूँ, मैं आपके लिए कॉफी लाकर दे रहा है। तो जो मूवमेंट है वो कहाँ है, उस पर्सन की तरफ हो रहा है स्टूडेंट्स, उस पर्सन की तरफ हो रहा है, तो क्या यूज किया हमने, ब्रिंग। क्लियर है, जब मूवमेंट उस पर्सन की तरफ होगा तो क्या आएगा, ब्रिंग, और जब उससे दूर होगा किसी पर्सन या चीज से तो क्या आएगा, टेक। दूसरा एग्जांपल देखो, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, टू टेक द कप फ्रॉम यू एंड टेक इट टू द किचन। पहले उसने कॉफी लाकर दी, उस पर्सन की तरफ मूवमेंट किया, अब वो कप जो है वो उस पर्सन से दूर जा रहा है। अगर आपने कॉफी पी ली है तो मैं ये कप जो है वो किचन में रख देता हूँ, तो हम ब्रिंग यूज नहीं कर रहे हैं। अब वो जो चीज है, जो कॉफी का कप है, वो उस व्यक्ति से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और पहले सेंटेंस में वो कप क्या आ रहा था, उस व्यक्ति के पास आ रहा था, उस पर्सन के पास आ रहा, तो हमने ब्रिंग यूज किया। यहाँ पर वो क्या हो रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो क्या यूज हुआ है स्टूडेंट्स, टेक। क्लियर है, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट वाले सेंटेंस में वो कप उसके पास आ रहा था तो ब्रिंग यूज किया गया, दूसरे सेंटेंस में कप जो है वो पर्सन से दूर जा रहा है इसलिए टेक यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को, आई नीड माई पेन, मुझे मेरा पेन चाहिए, कुड यू टेक इट टू मी प्लीज, या कुड यू ब्रिंग इट टू मी प्लीज। अब आपको आपका पेन चाहिए, तो वो पेन आपके पास आना चाहिए या आपसे दूर जाना चाहिए, ठीक है, आपको पेन चाहिए तो पेन आपको आपके पास आना चाहिए, इसलिए क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, ब्रिंग। और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, टेक, टेक क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि टेक किसके लिए आता है, दूर जाने के लिए, और सेंटेंस बोल रहा है कि मुझे चाहिए तो उसके पास आएगा, और पास आएगा तो क्या यूज करेंगे, ब्रिंग यूज करेंगे। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक यूज देखते हैं इसका, देखो ब्रिंग का यूज उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है जो ऑलरेडी उस प्लेस पे हो। जैसे एग्जांपल देखो, रेक्स ब्रोट हिज गर्लफ्रेंड टू द पार्टी, रेक्स पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, है ना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, यानी कि वो जो पार्टी थी वो ऑल रेक्स की ही, रेक्स के दोस्तों की, रेक्स के रिलेटिव्स की, रेक्स के फैमिली मेंबर की पार्टी थी, और उस पार्टी में रेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, तो हमने क्या यूज किया है, ब्रिंग। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई ब्रॉट। टेक कब आएगा, टेक तब आता है जब किसी चीज को कोई आदमी लीड करता है, ठीक है, उसको आगे बढ़कर लीड करता है, जो रास्ता दिखाता है, जो आगे उस चीज को लीड करता है, ठीक है, उसके लिए क्या आता है, टेक। जैसे देखो, इट्स टू फार टू वॉक, ये चलने में बहुत दूर है, मतलब चलकर हम नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है। आई टेक यू बाय कार, मैं तुम्हें कार से ले चलता हूँ, ठीक है, तो वहां आए जो है वो किसी को कार से लेकर जा रहा है, तो आए उस चीज को, उस सिचुएशन में जहां पर भी जाना है उसको क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, तो जब लीड करता है तब क्या यूज होता है, टेक।
क्लियर। तो दूसरा एक जो कॉन्सेप्ट है ब्रिंग और टेक का, पहला कॉन्सेप्ट ये क्या है, ये बोल रहा है कि जब आपके ही फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स की पार्टी है और आप किसी को लेकर जाते हो तो क्या आता है, ब्रिंग। दूसरा, जब आप किसी चीज में लीड करते हो, ठीक है, आप लीडर हो सिचुएशन में, तब आप क्या यूज करोगे, टेक यूज करोगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, ब्रोट यूज होगा। वाई, क्योंकि उसकी मदर हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल में ग्रेप्स को लेकर जा रहा है, यानी ग्रेप्स का मूवमेंट जो है, जब किस चीज का, जो किसकी तरफ हो रहा है, उस पर्सन की तरफ हो रहा है। अब ये मूवमेंट जो है, जो ग्रेप्स लेकर जो जा रहा है पर्सन, ग्रेप, उसका मूवमेंट कहाँ है, उस पर्सन की तरफ है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रिंग। ठीक है, अब हम टुक लेते हैं तो मूवमेंट क्या होता है, उस व्यक्ति या वस्तु से दूर होता है, जबकि यहाँ पर मूवमेंट उसके पास हो रहा है, इसलिए क्या यूज आएगा, ब्रॉट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपका आंसर डी था और आपका ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर था तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो। और अगर आपका आंसर आपने तुक्केबाजी में डी किया था तो भी गलत है, तो वो सही नहीं, क्योंकि आज तुक्के में सही हो गया लेकिन हमेशा नहीं होगा। और अगर आपका आंसर ए था तो आप कॉन्सेप्चुअली अभी पुअर हो, आपको अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने ये एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाया है और उस टाइम भी ज्यादातर स्टूडेंट ने ए ही आंसर किया था। क्लियर है, तो ब्रिंग आएगा जब डायरेक्शन आप बोलोगे मैम बार बार, बिल्कुल, आप जितनी बार रिपीट करेंगे, रिवीजन मस्ट है, इंग्लिश में सबसे बड़ा हथियार रिवीजन है, आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और एक बार पढ़ने से लगता है याद हो गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से माइंड में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ब्रिंग आता है जब मूवमेंट कहाँ हो, पर्सन या थिंग की तरफ हो तो ब्रिंग, और उससे दूर हो तो टेक। क्लियर। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पता करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट और हुम पूछेंगे, व्हाट होगा डायरेक्ट और हुम होगा इनडायरेक्ट। जनरली कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टू या फोर यूज करें, ये कॉन्सेप्ट है। और जो वर्ब है वो दो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब क्या होती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स विच कंप्लीट्स, मतलब जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है तो वर्ब के बाद क्या आता है, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर। इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोइंग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द पंजाब पुलिस। क्लियर, द पंजाब पुलिस इज अ सब्जेक्ट, किल्ड क्या है, वर्ब। पंजाब पुलिस ने किल किया तो ये वर्ब कैसी हो गई, एक्टिव। 5 टेररिस्ट, ठीक है, तो यहाँ 5 टेररिस्ट क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। पंजाब पुलिस ने किल किया, उस किल का एक्शन किसके ऊपर हुआ है, 5 टेररिस्ट पे हुआ है, तो टेररिस्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होने से ये किल कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, द पंजाब पुलिस सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, 5 टेररिस्ट ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में ये 5 टेररिस्ट के बाद जो पार्ट बच रहा है, ये जो पार्ट आपका बचा हुआ है, ये पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इन एन एनकाउंटर इन फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट लास्ट नाइट, पंजाब पुलिस ने किल किया 5 टेररिस्ट को। यहाँ तक ये सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कब कहाँ कैसे, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री में नाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कुछ भी जो है इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट नाउन ही होगा या नाउन फ्रेज ही होगा, कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर। और वो जो चीजें ये नाउन होगा या जिरंड होगा या इन्फिनिटिव होगा, वो चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट अप्लाई कहीं नहीं होगी, उसकी एप्लीकेशन है नहीं। इसलिए मैं जो आपको करवाऊंगी वो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। जो चीजें आपके जो नॉलेज के लिए ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, उनको बहुत ज्यादा हम डीप में जाएंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें उतना सीखना है जितना हमारे लिए जरूरी है, एग्जाम देने के लिए जरूरी है। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। Each of the boys contributed his meager savings for building an auditorium last year. प्रत्येक लड़के ने ऑडिटोरियम को बनाने के लिए सेविंग्स कंट्रीब्यूट की, कुछ सेविंग्स दी लास्ट ईयर जो ऑडिटोरियम बना उसके लिए। तो यहाँ ईच ऑफ द बॉय क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट है। ठीक है। कंट्रीब्यूटेड क्या है, वर्ब है। हिज मीगर सेविंग्स, क्या कंट्रीब्यूट किया उसने, मीगर सेविंग्स, एक्शन किस पे हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ईच ऑफ द बॉय सब्जेक्ट, कंट्रीब्यूटेड वो, हिज मीगर सेविंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट। और बचा हुआ पार्ट, फॉर बिल्डिंग एन ऑडिटोरियम लास्ट ईयर, ये क्या हो गया है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ठीक है। मीगर का मतलब, मीगर जो है, मीगर होता है स्मॉल इन अमाउंट, थोड़ा स्मॉल इन अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हो गया सब्जेक्ट। एड्रेस्ड मतलब संबोधित करना, एड्रेस किया, वर्ब है एड्रेस। अ मैमथ पब्लिक रैली, अ मैमथ पब्लिक रैली, विशाल पब्लिक रैली को इंदिरा गांधी ने एड्रेस किया। मैमथ का मतलब क्या है, विशाल, ह्यूज, जाइजेंटिक, इनॉर्मस, इमेंस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैमथ के। ह्यूज, लार्ज, जाइजेंटिक, विशाल, इनॉर्मस, इमेंस। ठीक है। तो इनॉर्मस मैमथ पब्लिक रैली को एड्रेस किया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो पार्ट बचा है रैली के बाद, इमीडिएटली बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। क्लियर है। ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। इंडिया एक्सप्लोडेड, इंडिया सब्जेक्ट, एक्सप्लोडेड वर्ब, इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस, इंडिया ने अपनी पहली न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड की। ठीक है। तो इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वो जनरली या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है। ठीक है। या फ्रेज, नाउन फ्रेज, क्लोज भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट क्लोज भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े नाम है। जनरली नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, हम तीन चीज काम में लेंगे। ठीक है। हाँ, इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एट पोखरन टू एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये जो पार्ट है ये यहाँ तक, ये कंप्लीट पार्ट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ। सेंटेंस में सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये केस किस में है, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब जो बचा है ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और एक हर चीज, अगर हेल्पिंग है तो क्या होगा, हेल्पिंग होगी तो ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं। सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब है, ओनली हेल्पिंग वर्ब अलोन, अगर कोई सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनता है
उस केस में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब्जेक्ट कोई एक्शन ही नहीं करता है। जब कोई एक्शन ही नहीं होगा तो इफेक्ट कैसे पास होगा? नहीं होगा। जैसे कि आई एम अ गर्ल, आई एम सिंगल, ठीक है, जेम्स इज अ बॉय, जेम्स इज अ काइंड मैन, तो उसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब अलोन में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस में जो बचता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमने यहाँ तक सेंटेंस की बेसिक नॉलेज जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे। क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे। सब्जेक्ट देखे थे, सब्जेक्ट की बात की तो सब्जेक्ट क्या थे? सिंपल। सब्जेक्ट 3 टाइप के पढ़े थे हमने, एक्टिव और पैसिव। सिंपल कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, अवस्था बताई जाती है, ठीक है। एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, ठीक है। पैसिव जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर होता है। ये हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, हेल्पिंग, एक्टिव और पैसिव। हेल्पिंग जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब अलोन होता है। वही सेम चीज एक्टिव में डूअर, वर्ब एक्शन करती है, पैसिव में रिसीव। सिंपली है क्या? सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग क्या बताती है? व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राइट। एक्टिव बताती है व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, राइट। और पैसिव में व्हाट इज डन अपॉन द सब्जेक्ट, right? What is the subject? What the subject is doing? What is done upon the subject? क्लियर है? फिर हमने मेन वर्ब की कैटेगरी में पढ़ा था। मेन वर्ब में पढ़ा हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और दोनों भी हो सकती है कोई वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। किसी सेंटेंस से ट्रांजिटिव होगी, किसी में इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की 2 कैटेगरी पढ़ी थी, मोनो और डाई। मोनो में एक ऑब्जेक्ट, डाई में 2 ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, 2 ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से अगर whom का रिप्लाई मिलेगा तो इनडायरेक्ट, और what का रिप्लाई मिलेगा तो डायरेक्ट। जनरली ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे तो इनडायरेक्ट के लिए 2 या 4 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्लियर है? फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी सेंटेंस में बचता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में हो, अगर कुछ बचता है तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? ओके गाइस, थैंक यू।